सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं अपना एक न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर बेसिकली, तो जो कि होने वाला है रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रिलेटेड हम लोग आज न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इसमें होने वाला है नेचर, स्कोप एंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया। तो बहुत ही ईज़िली हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्या-क्या इसके अंदर इंक्लूड करना है, नेचर क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, एक्चुअल में होता क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, क्या कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है, उसके स्कोप के अंदर कवर करेंगे। और इंडिया के अंदर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया, इसका हिस्ट्री क्या था, ये ग्रो किस तरीके से हुआ, क्या इसके रीज़न्स थे इसको ग्रोथ करने के। एंड लास्ट के अंदर हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं कि यूके के अंदर और इंग्लैंड के अंदर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिस्टम है। तो बेसिकली आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं सब कुछ कवर करवाने वाली हूँ इसी वीडियो के अंदर। सो आज हम लोग एक अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नेचर, स्कोप एंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर, तो जिसके अंदर कि हम बहुत ही इस तरीके से प्रॉपर हर एक नोट्स के साथ में आपको एक-एक चीज़ कवर करवा दूँगी। और इसके साथ-साथ अगर आपको नोट्स एक्सेस करने हैं, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे वो आपको नोट्स एक्सेस करने हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि किस तरीके से आप नोट्स ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर आता है सबसे पहले समझना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली होता क्या है ना? तो यही चीज़ हम समझते हैं इसकी डेफिनेशंस की हेल्प से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली मैं आपको थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन सा दे देती हूँ पहले कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है इसमें हम जिस तरीके से आपने अभी तक अपने सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कर लिया होगा, फैमिली लॉ कर लिया होगा, है ना? तो उसमें बहुत सारे अलग-अलग आपने सेक्शंस पढ़े होंगे, आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। राइट। और उसमें प्रॉपर्ली एक कोडिफाई करा गया है, लिखा गया है कि हाँ भी ऐसे करना है तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाओगे, है ना? लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है कहीं भी कोडिफाई नहीं करा गया, कहीं पे एक्चुअल में लिखा नहीं गया है कि ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होती है या एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से फॉलो करना है। ये जस्ट एक प्रिंसिपल्स हैं जो कि थ्योरी दिया गया है, बस उसी के बेसिस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। हम रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। देन इसके अंदर हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, का क्या उसके ग्राउंड्स होते हैं जुडिशियल रिव्यू करने के, कुछ ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसके अंदर। देन इन सभी को चेक करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो पावर्स दिए गए हैं ना, तो उनको एक चेक करने के लिए हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि ओम्बड्समैन बेसिकली कौन होता है, तो और लोकपाल क्या होता है ना? तो ये सब अभी आपको न्यू टर्म्स लग रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा सुन के कि हाय पता नहीं क्या है ये लॉ, है ना, क्या है इसके अंदर, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। और मैं आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज़ नोट्स के साथ प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। अब जस्ट मैं जो आपको नोट्स भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, यही नोट्स पढ़ के मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं अपने, एंड यू कैन स्कोर बहुत अच्छा विद दीज़ नोट्स। आपको कहीं भी इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है मटेरियल कि भई मैं कहाँ से पढ़ूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो कुछ भी आपको अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा जाएगा। और इन नोट्स को अगर आपको डाउनलोड करना है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बता दूँगी वीडियो के कि आप कैसे इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो विद दिस हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे, अच्छे से होंगे, प्यार से होंगे। और अब वीडियो में मुझे कमेंट्स पे लिख भी सकते हैं कि आप कैसे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक बिना किसी ज़्यादा बातचीत के। तो बिगिनिंग विद द डेफिनेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सबसे पहली जो डेफिनेशन है इसके अंदर दैट वाज गिवन बाय रिडवर्क। सो रिडवर्क जो है सॉरी रॉबसन ने डेफिनेशन दिया था सबसे पहले। ये रिडवर्क बेसिकली क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो रिडवर्क जो है RIDWK। आप ये एक निमोनिक याद कर सकते हैं जो कि इन डेफिनेशंस को लर्न करने में आपको हेल्प करेगा कि आप इसको सीक्वेंस वाइज किस तरीके से याद कर सकते हैं। सो रिडवर्क में सबसे पहले आर आता है, तो आर में सबसे पहले रॉबसन ने डेफिनेशन दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो रॉबसन ने ना बहुत ही सिंपल से तरीके से उसने कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ होता है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है। सिमिलरली उसी तरीके से जिस तरीके से कमर्शियल लॉ कॉमर्स के साथ डील करता है और लैंड लॉ लैंड के साथ डील करता है, बिल्कुल उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है। तो बिल्कुल ही सिंपल सोबर से इसने डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय आई। ठीक है, रेडवर्क में आई आता है, तो आई से क्या आ गया, आइवर जेनिंग्स। तो आइवर जेनिंग्स ने क्या डेफिनेशन दिया, अब ये देखो। तो देखो ये थोड़े ना बीच में हैंड रिटन नोट्स हैं और बीच में कुछ मैंने यहाँ पे आपको कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में नोट्स मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एक्चुअल में कि क्या क्या है इसमें। सो द सेकंड डेफिनेशन इज गिवन बाय आइवर जेनिंग्स। अब आइवर जेनिंग्स ने क्या डेफिनेशन दिया, उसने बेसिकली अपनी डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स बोले थे।
मैं आपको एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो आप इसको, या फिर इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। तो आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है। सेकेंडली उसने क्या बोला कि ये ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स और ड्यूटीज़ बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, कि जितने भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, इनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, कैसे इनको ऑर्गेनाइज करा जाएगा, क्या इनकी पावर रहेंगी और क्या इनकी ड्यूटीज़ रहेंगी। तो ये सब कुछ बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के अंदर। थर्ड चीज़ उसने जो बोली दैट इज़ कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इग्नोर कर दिया इसने कोई भी डिस्टिंक्शन। इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी दोनों चीज़ें एक ही बात है। पर एक ही बात नहीं है, जब वर्ड्स दो अलग हैं तो दैट इट मीन्स कि मीनिंग्स भी डिफरेंट होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो कहीं न कहीं होगा ही होगा, राइट? तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आपने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ लिया होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अभी पढ़ रहे हैं। तो जब आप पढ़ लेंगे ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो आपको लास्ट में डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बाकी आई थिंक सेकंड या फिर थर्ड लेक्चर वीडियो जो होगा आपका, वो इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर ही होगा। तो उसमें बहुत ही शॉर्ट नोट ही आता होता है, इस पे लॉन्ग नहीं आता है कभी भी क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफरेंस क्या है। तो इस पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, शॉर्ट ही बनता होता है, तो शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। तो हर एक चीज़ में आपको कवर कराऊंगी, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है और ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज़ को बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, एंड उसने इग्नोर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफरेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड डेफिनेशन। सो थर्ड डेफिनेशन जो है दैट इज गिवन बाय, सो रिडवर्क में डी आता है थर्ड में, तो डी इज फॉर डाइसी। तो डाइसी ने अब क्या कहा, डाइसी ने बेसिकली 3 पॉइंट्स उसने बोले कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है उसके रिलेटेड। तो डाइसी ने जो 3 पॉइंट्स बोले उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है, उसने क्या बोला कि नेशंस लीगल सिस्टम, कि उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो नेशन का लीगल सिस्टम का कुछ पोर्शन है, कि पूरा एक लीगल सिस्टम है हमारा कितना बड़ा है ना, उसमें से कुछ पोर्शन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली वो पोर्शन क्या है और किसके साथ डील करता है। उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो स्टेट के लीगल स्टेटस और लाइबिलिटीज़ को डिफाइन करता है स्टेट ऑफिशियल्स के, कि जितने भी स्टेट्स के जो भी ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है बेसिकली, उसके अंदर जो भी स्टेटस और लाइबिलिटीज़ क्या क्या है इन स्टेट ऑफिशियल्स की, उनके बारे में बताता है। सेकेंडली उसने क्या कहा कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनकी सिविल राइट्स और उनके लाइबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करता है। पहले स्टेट के ऑफिशियल्स के स्टेटस और लाइबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करता है, फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के राइट्स और लाइबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करता है। लास्टली उसने बोला कि क्या प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा कि जिससे हम इन राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को एनफोर्स कर सकें। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, तो वो भी इसने बस बेसिकली कहा कि ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर पढ़ते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स इसने यहाँ पे बोले। थर्ड नेक्स्ट बिगिनिंग नेक्स्ट जो अपना आता है दैट इज़ फोर्थ डेफिनेशन। सो फोर्थ डेफिनेशन जो है दैट इज़ गिवन बाय वेड एंड फिलिप्स। सो रिडवर्क में डब्ल्यू आता है फोर्थ नंबर पे, तो वेड एंड फिलिप्स ने डेफिनेशन दिया। अब ये बंदा जो था ये बहुत अच्छा बना था, इसने फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ करा पब्लिक लॉ, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एक ऐसा लॉ है जो कि पब्लिक लॉ के साथ डील करता है। पब्लिक लॉ क्या होता है वो हम आगे इसके स्कोप के अंदर कवर कर लेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि उसने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पब्लिक लॉ का ब्रांच है जो कि डील करता है, इसने सब कुछ कवर कर दिया इसमें। इसने कहा कि कॉम्पोजिशन, पावर्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़, तो सारी ही चीज़ें जो हैं इसमें बताई जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। तो इस तरीके से इसने ये 2 पॉइंट्स बोले कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, पब्लिक लॉ का ब्रांच है जो कि कॉम्पोजिशन, पावर्स, ड्यूटीज़, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ जो भी हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की, उनको एक्सप्लेन करता है। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय केसी डेविस। सो रिड वर्क के आता है लास्ट पे, सो के से अपना आगे केसी डेविस। सो केसी डेविस ने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक ऐसा लॉ है जो कि बताता है पावर्स एंड प्रोसीजर्स क्या रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के। और इसने एक नया वर्ड यहाँ पे बोला कि जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है इनके एक्शंस को, कि भाई इतनी सारी पावर्स आप दे रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, तो उनको रिव्यू भी तो करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो आर्बिट्री हो जाएंगे वो लोग, तो है ना। तो उसी तरीके से उनको रिव्यू करने के लिए जुडिशरी को भी पावर दिया गया कि उनके एक्शंस को रिव्यू करा जा सकता है। तो ये बताया था केसी डेविस ने। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पर्पस क्या है। तो इसके 2 पॉइंट्स आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पर्पस के अंदर, तो प्राइमरी पर्पस इसके 2 हैं। फर्स्ट इसका आता है कि जो भी पावर्स हैं गवर्नमेंट की, उनको किस तरीके से कंट्रोल करा जा सकता है विद इन देयर लीगल बाउंड्स, कि वो लीगल रहें, इलीगल ना रहें पावर्स। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर डिफाइन करा गया है कि क्या क्या पावर्स रहेंगी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बेसिकली। एंड सेकेंडली ये इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि कहीं उनके राइट्स को एब्यूज़ ना हो जाए, मतलब कहीं वो जो यूज़ करे अपनी पावर्स को, है ना, ऑफिशियल्स, तो वो अपनी आर्बिट्री यूज़ ना करे अपनी पावर्स को, अपनी पावर्स को एब्यूज़ ना करें, और इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।
सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है हमारा, दैट इज़ स्कोप एंड नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो नेचर एंड स्कोप क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, इसमें बेसिकली हम 5-6 पॉइंट्स इसके अंदर लिखने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दोगे, फिर आप बोलोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, पब्लिक लॉ का ब्रांच है। देन इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, देन इसके ऑफिशियल फंक्शंस क्या कवर होते हैं और प्रोसीजर क्या फॉलो करा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर, और इसको कंट्रोल किस तरीके से करा जाता है, तो वो सब कुछ हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो बिगनिंग विद द मीनिंग, तो मीनिंग क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोडिफाई नहीं करा गया है इसको, और ये एक लॉ है रियलिस्ट सेंस के अंदर, कि मतलब इसके अंदर जो है स्टैट्यूट्स इंक्लूड करे गए हैं, रूल मेकिंग इंक्लूड करा गया है, प्रेसिडेंट्स कस्टम्स वगैरह इंक्लूड करे गए हैं, एंड इसके साथ साथ ये हायर लॉ के प्रिंसिपल्स को भी इंक्लूड करता है, जैसे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स। तो नेचुरल जस्टिस बेसिकली होता है क्या, इसके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब जहाँ पर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करी गई है, कोई भी आपको लॉ नहीं बताया गया, तो वहाँ पे आप जजमेंट जब देते हो तो नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर होना चाहिए। इसमें बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स आते हैं, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, देन इसमें आता है बायसनेस नहीं होना चाहिए, कि कोई भी पर्सन जो है अपने आप अपने ही केस के अंदर खुद जज नहीं हो सकता है, एंड लास्टली जो भी जजेस डिसीजन देंगे तो वो रीजनेबल डिसीजंस होने चाहिए, उनको रीज़न पता होना चाहिए कि भई आपने किस बेसिस पर ये डिसीजंस दिए हैं। तो इनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का। तो फिलहाल आप यही एक समझने के लिए बस आप लिख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करता है। देन इंडिया के अंदर ये मोस्टली एक जजमेंट लॉ है, तो ये सब कुछ आप लिख दोगे इसकी मीनिंग के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, कि पब्लिक लॉ का ये एक ब्रांच है। अब डिफरेंस क्या है देखो प्राइवेट लॉ में और पब्लिक लॉ के अंदर। प्राइवेट लॉ जो है इसमें हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल्स के रिलेशंस के बारे में, लेकिन पब्लिक लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशंस के बारे में। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जब भी कोई भी केस है मान लो, या कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है इंडिविजुअल्स और स्टेट के बीच में, तो वो कहाँ कवर होता है, वो एक पब्लिक लॉ के अंदर कवर होता है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है, कैसे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जैसे हमने अभी तक पढ़ी, जो कि हम डेफिनेशन में भी, कि हम ऑर्गेनाइजेशन और पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बारे में। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्वासी यूज हुआ है, तो ये एक लीगल टर्म है क्वासी। क्वासी का मतलब क्या होता है, कि ऐसी चीज़ जो कि फुल नहीं है, कंप्लीट नहीं है जो चीज़, ठीक है, मतलब कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज नहीं है, वो क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, जो मिक्सचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज एंड साथ के साथ कुछ लॉ के, या फिर कुछ हम कह सकते हैं कोई जुडिशरी की फंक्शन ऑफ कर रहे हैं, तो दैट इज अ क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉर्पोरेशन हैं, फर्म हैं, या कुछ ऑटोनॉमस एजेंसीज हैं, तो वो इसमें कवर हो सकते हैं। तो स्पेसिकली हमें क्या पढ़ते हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन और पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के। और क्या-क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर, एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रिंसिपल्स, कि एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही साथ में नए प्रिंसिपल्स जो डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेयरनेस, रीजनेबल, नेचुरल जस्टिस वगैरह। अब आगे बात करते हैं कि क्या-क्या ऑफिशियल फंक्शंस ये कवर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कवर करते हैं। क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, रूल मेकिंग पावर्स आ जाती है जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास में। क्वासी जुडिशियल मतलब रूल डिसाइडिंग पावर्स, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का मतलब है कि रूल अप्लाई किस तरीके से होगा, क्योंकि एप्लीकेशन का काम किसका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है, ब्यूरोक्रेसी का होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है ना। और प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्योरली मिनिस्ट्रियल एक्शंस, तो ये सारी ही चीज़ें हम कहाँ पे कवर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर कवर करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द प्रोसीजर इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो प्रोसीजर जो बेसिकली यहाँ तो कहते हैं कि जिस स्टैट्यूट के द्वारा इनको क्रिएट करा गया है, जिस एजेंसी के द्वारा इनको क्रिएट करा गया, उस स्टैट्यूट पे प्रिस्क्राइब करा गया होगा कि आपको फलाना फलाना प्रोसीजर ये फॉलो करना है। लेकिन अगर मान लो कि वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा जाता, तो इन दैट केस अपना खुद का कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और यहाँ पे एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि अनजस्ट मीन्स कैन नॉट लीड टू द जस्ट एंड्स, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़, यानी कि कोई भी प्रोसेस जो है, अगर आप उसको अनजस्ट तरीके से कर रहे हो, तो उसका एंड रिजल्ट भी कहता है कि वो जस्टिफाइड एंड रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, जस्टिफाइड एंड रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप मीन्स ही उसके अनजस्ट हैं, अगर मीन्स ही उसके अनजस्ट हैं, जस्टिफाइड मीन्स नहीं है, तो इन दैट केस आप उसको जस्ट उसके एंड्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म, कि इसको रिव्यू भी करा जाता है। हमने पढ़ा था ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो उसको रिव्यू भी करा जा सकता है, तो रिव्यू किस तरीके से करा जाता है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो पता है कि जुडिशरी कंट्रोल कर सकती है, रिट्स इशू कर सकती है, सूट्स इशू कर सकती है, राइट। लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ भी यहाँ पे बनाई जाती हैं, जो कि इनको इनके ऊपर एक चेक रखती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओम्बड्समैन हो गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया। अब ओम्बड्समैन क्या करता है, ये चेक करता है कि कोई भी पर्सन जो है अपने पावर्स का आर्बिट्री यूज़ तो नहीं कर रहा है कहीं पे, है ना।
तो इन दैट केस ओम्बड्समैन बनाया जाता है वहाँ पे एक चेक रखने के लिए, ठीक है। तो इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम ये टॉपिक कवर करेंगे ओम्बड्समैन का। थर्डली कुछ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे एक चेक रखती हैं, जुडिशियल रिव्यू का काम करती हैं वो भी, ठीक है, कंट्रोल का काम करते हैं, रिव्यू का काम करते हैं। फिर पब्लिक ओपिनियन, मास मीडिया, सिविल सोसाइटी, एनजीओज़ वगैरह। तो क्योंकि ये ईज़िली एक्सेसिबल होते हैं, तो इसलिए एक डेटर भी क्रिएट करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ऑटोक्रेटिक ना हो जाए या आर्बिट्रेरी ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा लोगों के पास में राइट्स हैं, राइट टू नो, राइट टू रिप्लाई। तो ये भी क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि उनको रीज़न्स देने पड़ते हैं अपने, कि आपने ये चीज़ करी है तो क्यों करी है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या था, आपके एक्शंस जो है जस्टिफाइड होने चाहिए, एक्शंस जो है रीज़नेबल होने चाहिए। तो राइट टू नो और राइट टू रिप्लाई जैसी जो चीज़ें हैं, राइट्स हैं, ये अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा स्कोप के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली ग्रो किस तरीके से हुआ, कैसे इंडिया के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो सबसे पहले मौर्याज और गुप्ताज के टाइम पर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था, जो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड था। और उस टाइम पे रूल ऑफ थर्मा फॉलो करा जाता था इंडिया के अंदर, क्योंकि अब आपने ये लीगल हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा रूल ऑफ थर्मा के बारे में, कि धर्मा क्या होता है और लॉ क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, राइट। धर्मा जो है ये एक ब्रॉडर सेंस है, और रूल ऑफ लॉ थोड़ा उनसे जो है ब्रॉडर नैरोअर प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। तो धर्मा एक ब्रॉडर प्रोसेस है एंड रूल ऑफ लॉ एक नैरो प्रोसेस है। तो इस तरीके से एक धर्मा मतलब रूल ऑफ लॉ से ही ओरिजिनेट हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और मौर्यस के टाइम पर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, मतलब बहुत टाइम पहले ही देखो यहाँ पे क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो करा जाता था, और वो नेचुरल जस्टिस एंड फेयरनेस के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड था। फिर उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ब्रिटिश रूल आता है, जो कि बहुत सारे एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स लेकर आते हैं, पब्लिक के वेलफेयर को इंश्योर करते हैं। पहले क्या होता है, पुलिस स्टेट होती थी, लेकिन उसके बाद ये वेलफेयर स्टेट बन जाती है, जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज लोगों की डिमांड्स बढ़ने लग जाती हैं। तो वो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके रीजन ही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ग्रो हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। लेट्स बिगिन विद दैट, रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो क्या क्या रीजंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रो होने से। तो सबसे पहले इसमें रीजन आता है कि चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। पहले यहाँ पे हमारे पास होती थी लेजर्स फेयर सोसाइटी, तो वो चेंज होकर वेलफेयर स्टेट बन जाती है। लेजर्स फेयर क्या होता है, लेजर्स फेयर का मतलब होता है कि ऐसी सोसाइटी, ऐसी स्टेट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही उनका मोटिव है। जो भी रूल कर रहे हैं गवर्नर, जो भी गवर्न कर रहा है स्टेट को, उसका रोल क्या, उसका मोटिव क्या है, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव है। जैसे ब्रिटिशर्स का काम क्या था कि इंडिया से जितनी भी चीजें आ रही है वो सब लूट के लेकर चल जाते थे इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर। तो इस तरीके से लेजर्स फेयर का मतलब क्या था, लेजर्स फेयर का मतलब था कि उस टाइम में हमारी सोसाइटी प्रॉफिट मोटिव थी, तो वहां से ये शिफ्ट देखने को मिला है एक वेलफेयर स्टेट के अंदर। कि वेलफेयर स्टेट क्या होती है, कि जहाँ पे लोगों के वेलफेयर को ज्यादा प्रमोट करा जा रहा है, सोशलिस्ट सोसाइटी यहाँ पे बेसिकली बन जाती है, ठीक है। फिर डिमांड्स ऑफ लोगों की जो डिमांड्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। अब लोग जो चाहते हैं हमारी सिर्फ राइट्स को डिफाइन ही ना करा जाए, बल्कि हमारी सोशल प्रॉब्लम्स को भी एक्टिवली सॉल्व करा जाए, और जितने भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको भी सपोर्ट करा जाए। तो लोगों की डिमांड्स चेंज हुई, और इसके साथ साथ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो है उनको इंक्लूड करा गया सोसाइटी के अंदर। अब जो वो चाहते थे कि लेजिस्लेशन जो है ब्रॉडर फंड्स के अंदर वेलफेयर ओरिएंटेड एक स्टेट बने, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रेन पर्सोनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब जो ऑलरेडी हमारे पास में जुडिशियल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्लो था, रिजिड था और कॉस्टली भी था, और इसके साथ साथ वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम वेलफेयर स्टेट के डिस्प्यूट्स का हैंडल नहीं कर सकता था। सेकेंडली जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस था वो भी बहुत इनएडिक्वेट था, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो हर एक चीज़ डिटेल में डिफाइन नहीं कर सकता, तो इसलिए वो क्या कर देते थे, वो डेलीगेट कर देते अपनी पावर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस क्या करते थे, गैप्स को फिल करके फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करते, स्मूथ कर देते बेसिकली फंक्शनिंग को, ठीक है। देन स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, प्रोसेसेस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती थी। ये बेसिकली ट्रायल तरीके से ट्रायल कर देते थे कि हाँ भी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है प्रॉपर लॉज बना देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम एक स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस जो है वो नॉन टेक्निकल नेचर की थी। नॉन टेक्निकल नेचर का मतलब क्या है कि इनको जो है आईपीसी और सीपीसी वगैरह, एविडेंस एक्ट, इनसे ज़्यादा बाउंडेड नहीं थे, ठीक है। इनको एविडेंस के या प्रोसीजरल रूल से बाउंड नहीं थे, खुद का ही प्रोसीजर फॉलो कर सकते थे। तो इसलिए बहुत नॉन टेक्निकल नेचर की थी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। देन लास्ट में इसमें आता है इफेक्टिव एनफोर्समेंट, कि इन्फोर्स भी बहुत इफेक्टिवली करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, जैसे लाइसेंस कैंसिलेशन, सस्पेंशन वगैरह कर सकते थे, जो कि ईजिली ऑर्डिनरी कोर्ट्स नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत ईजिली कर सकते थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या रीजन थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रो होने के। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स कि किस तरीके से ग्रो होता है और क्या-क्या चेंजेस यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर, ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या होता है, काफ़ी सारे एक्ट, स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशंस को पास करा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किन टॉपिक्स पर ये पास करते हैं, पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, मोरालिटी, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर एक्ट्स के ऊपर बहुत सारी यहाँ पे स्टैट्यूट्स, लेजिस्लेशंस और
एक्ट्स वगैरह को पास करा जाता है। और इस मूव ऑन टुवर्ड्स कि क्या-क्या डेवलपमेंट होती है इंडिया के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रूल्स को पास करा, बहुत सारे एक्ट्स को पास करा। अब देखो यहाँ पे ना आपकी बुक के अंदर डिफाइन करा गया होगा, बहुत सारे यहाँ पे ईयर लिखे गए होंगे और एक्ट्स की भी बहुत सारी यहाँ पे डेट्स लिखे गए होंगे। तो ये सब आपको ईयर्स वगैरह इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूँगी कहाँ पे आप इसको लर्न कर लो। बाकी आप सिंपली बस इतना भी लिख दोगे दैट विल बी इनफ, क्योंकि टीचर को भी पता है कि भाई इतने सारे एक्ट्स के नहीं याद हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल एंड मोर ओवर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है भी इतने एक्ट्स के आप याद करो ईयर्स, ओके। तो आप बस इसको इतना जस्ट लर्न कर लेना जितना मैं आपको बता रही हूँ। तो पब्लिक सेफ्टी के रिलेटेड कौन-कौन से एक्ट्स आते हैं? पब्लिक सेफ्टी के आर्म्स एक्ट आता है, बॉयलर्स एक्ट आता है और इंडियन पेट्रोलियम एक्ट आता है, जो कि कहता है कि बिना लाइसेंस के आप इन आर्म्स में, बॉयलर्स में और पेट्रोलियम एक्ट्स पेट्रोलियम के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन नहीं कर सकते हो बिना लाइसेंस के। तो उसके लिए पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये एक्ट्स लाए जाते हैं। नेक्स्ट हेल्थ के रिलेटेड एक्ट्स लाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेंजरस ड्रग्स एक्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट लाया जाता है, ये हेल्थ के रिलेटेड आ गए। और मोरालिटी के रिलेटेड ड्रामेटिक पब्लिक परफॉर्मेंस एक्ट, सिनेमेटोग्राफ एक्ट, तो ये 2 एक्ट्स लाए जाते हैं मोरालिटी के रिलेटेड। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड, तो उस टाइम पे तो रेलवे ही चलती थी, है ना? तो इंडियन रेलवेज एक्ट था और मोटर व्हीकल एक्ट था। देन लेबर के रिलेटेड आ जाते हैं एक्ट्स, तो लेबर के रिलेटेड आते हैं एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट, माइंस एक्ट, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट आता है। तो ये 3 एक्ट्स जो हैं ये लेबर्स के रिलेटेड आ जाते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रेगुलेशन, तो इकोनॉमी के रिलेटेड क्या-क्या आते हैं? तो एक कंपनी चाहिए, कंपनी बन गई तो कौन सी कंपनी बनी? कॉटन को ट्रांसपोर्ट करने, क्योंकि यहाँ से कॉटन लेकर जाते थे ब्रिटिशर्स बहुत सारा, राइट? और टी कंट्रोल एक्ट, टी को उन्होंने कंट्रोल करा। रबर कंट्रोल एक्ट, रबर को कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाए गए। एंड इसके अलावा एक बैंक भी होता था उस टाइम पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हो गया अपने इकोनॉमिक रेगुलेशंस। इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए कौन-कौन से एक्ट्स बेसिकली लाए गए थे उस टाइम पे। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था, इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था। अब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से था। तो यहाँ पे बेसिकली ना 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सोशलाइजेशन ऑफ लॉ, सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्टली सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। तो सबसे पहले इसमें आता है सोशलाइजेशन ऑफ लॉज, कि जितने भी लॉज हैं उनको सोशलाइज कर दिया जाता है। बेसिकली लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए अब लॉज को बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है उसको सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स में डिफाइन करा जाता है। बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 38 और 39 जो है वो सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी को दर्शाते हुए इसमें इंक्लूड करे जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन थर्ड इज सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। सो सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन जो है वो कौन कौन से इंक्लूड करी जाती हैं इसके अंदर, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी जाती हैं जो फिलॉसफी दैट इज अंडर आर्टिकल 39 एंड 38। अब उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना किसी तरीके से, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन चाहिए, लॉज चाहिए। तो वो कौन कौन से एक्ट्स लेकर आते हैं? अब ये वाले जो एक्ट्स हैं ना, ये 4 इनके आप थोड़े से जो है ईयर्स याद कर लेना, क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो कौन कौन से हैं। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, देन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, एमआरटीपी एक्ट 1969। अब इसकी फुल फॉर्म याद करने जाओगे, पता है मुझे कि भूल जाओगे एग्जाम के अंदर, तो जस्ट इतना लिख देना एमआरटीपी एक्ट 1969, दैट विल बी इनफ। एंड लास्टली इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, दैट इज 1976। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो जाता है इनकी इंडिया के अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा था। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और भी दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंग्लैंड के अंदर किस तरीके से था और यूएस के अंदर किस तरीके से था। अब देखो जो ये जो टॉपिक्स हैं दोनों, इनके ऊपर कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं बनकर आएगा अलग से कि इंग्लैंड में बताओ कैसा था, यूके में कैसा था, ठीक है। इन पे आपको जो है सिंपली शॉर्ट नोट आ सकता है कि भाई इंग्लैंड का सिस्टम बता दो कि इंडिया से कैसे डिफरेंट था, या फिर इंग्लैंड और यूएसए में क्या सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो आ सकता है आपको शॉर्ट नोट में। बट इस पे लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, या फिर एक लॉन्ग में अगर आएगा भी तो फिर एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा, पहले इंडिया का बता दो फिर थोड़ा बहुत यूके के बारे में, यूएसए के बारे में बता दो, है ना, ऐसा आ सकता है आपको। लेकिन प्रॉपर इस पे लॉन्ग नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको बहुत ही शॉर्ट नोट के तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक आइडिया से ले लो कि बेसिकली होता क्या है, इंग्लैंड में कैसा था और यूएसए में कैसा था, ठीक है। सो देखो इंग्लैंड के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस तरीके से था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे फॉलो होता था। अब इंग्लैंड के अंदर ना एवी डाइसी ने सबसे पहले तो स्टार्टिंग में कहा कि हमारे यहाँ तो इग्नोर कर दिया, बेसिकली रिजेक्ट कर दिया उसने कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो है ही नहीं। उसने कहा कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है और रूल ऑफ लॉ है। 17th और 18th सेंचुरी की यहाँ पे बात हो रही है। फिर आती है 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के अंदर वहाँ पे वेलफेयर स्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग जाती है। तो वेलफेयर स्टेट ग्रो होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी एक्सपैंड होंगे, राइट।
तो 19th सेंचुरी में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वहाँ पे एक्सपैंड होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 20th सेंचुरी के अंदर वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब कि लॉ मेकिंग पावर्स दे दी जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उससे क्या होता है, प्रैक्टिकल ग्रोथ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। फिर यहाँ पे कमेटी बनाई जाती है डोनागमोर कमेटी 1929 के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको लर्न करना जरूरी है। तो डोनागमोर कमेटी 1929 के अंदर बनाई जाती है, जो कि रेकमेंड करती है बेटर पब्लिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ द सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। फिर इसके बाद आता है क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 के अंदर। जिस टाइम हमें इंडिपेंडेंस मिला था उस टाइम पर ये एक्ट आता है, क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट, जो कि क्राउन को लायबल ठहराता है फॉर द टॉर्टिस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। क्राउन जो है वो भी लायबल होगा टॉर्ट, जो भी टॉर्ट्स वो कमिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कोई भी वो मतलब ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो इन दैट केस वो लायबल होंगे क्राउन्स। तो उसके लिए क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट आता है। फिर आता है ट्राइब्यूनल्स एंड इंक्वायरीज एक्ट, जो कि कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को। अब लेकिन इसको जुडिशियली रिकॉग्नाइज कब करा जाता है, तो जब ये केस आता है ग्रीन वर्सेस अमेलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन का 1971 का, तो उसमें इसको जुडिशियली रिकॉग्नाइज करा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको एक शॉर्ट में आप एक दो बार लर्न करोगे ना, तो आपको एक बार रीड करोगे एक दो बार, तो यू विल गेट इट। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लैंड के अंदर ये सिस्टम था। स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दिया, धीरे धीरे बाद में ग्रो हुआ। नेक्स्ट अब सिस्टम आता है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसमें जो सिस्टम था ना, ओरिजिनली सिस्टम बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया था, जैसे 1789 से ही इन्होंने जो है ओरिजिनेट हो गया था वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया था इसको बाद में। तो एमर्ज तो बहुत स्टार्टिंग में हो गया, फिर इंटरस्टेट कॉमर्स एक्ट आया, जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह रेगुलेट हुए, और इसको स्कॉलर रिकॉग्निशन में स्कॉलर्स जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज कब करा, सो दैट वाज इन 1893 एंड 1911। तो ये आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस स्कॉलर्स के नाम याद कर लेना। इसको स्कॉलर रिकॉग्नाइज किसने करा था, फ्रैंक गुडनाउ ने एंड अर्नेस्ट फ्यूंट ने। तो ये दो यहाँ पे नेम्स आप याद कर लेना कि इन दोनों स्कॉलर्स ने इसको रिकॉग्नाइज करा था। फिर क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस स्टार्टिंग में पहले तो हो चुका था, लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जब ये फोर्थ ब्रांच ऑफ डेमोक्रेसी में इंक्लूड कर लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, तो तब से इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना उन्होंने स्टार्ट करा। और 1933 के अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर जुडिशियल कंट्रोल करा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के ऊपर। फिर प्रोसीजरल एक्ट आता है 1946 के अंदर। देखो उसमें 1947 में आया था, तो 1946 के अंदर एक एक्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट, जो कि एक मिनिमम प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स को बताता है और जुडिशियल रिव्यू भी करने को कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को, ताकि वो कहीं वो आर्बिट्री ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम होता है यहाँ पे यूएसए के अंदर। इसमें स्टार्टिंग में एमर्ज तो हो जाता है, बट वो इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अंदर पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं और धीरे धीरे फिर इसको ग्रो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से हमारा ये विद दिस टॉपिक कम्स टू एन एंड। तो यहाँ से आपका खत्म होता है टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इसके रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आई होप कि कोई भी डाउट यहाँ पे आपको नहीं रहे होंगे। एंड अगर आपको इसके नोट्स एक्सेस करते हैं, तो इन दैट केस मेरा यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर आपको एक चैनल मिल जाएगा, जो कि है लॉ स्कूल डायरीज के नाम से। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी इस चैनल का। तो टेलीग्राम पे आप इसके नोट्स प्रॉपर एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपको इसके रिलेटेड चाहिए, और बहुत ही ईज़ी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन नोट्स को। एंड अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आते, तो इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे ना और भी बहुत सारे नोट्स मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से वो भी एक्सेस करते हो। जस्ट सर्च करो बस वहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है, एंड यू विल गेट्स द नोट्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक। ओके, बहुत ईज़ी तरीके से आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको ये प्रॉपर नोट्स समझ में आए हैं और आपको ईज़ी लगे हैं ये नोट्स, तो इन दैट केस प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज़ इसके बाद हम आगे आने वाले टॉपिक्स भी कवर करेंगे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। So with this, thank you for watching and good luck. Bye bye.